हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14th ऑफ सितंबर और 14th ऑफ सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। ऑडियो सेक्शन अवेलेबल है जो कि मैंने बताया है। साथ ही अब आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज नोट्स ये भी अवेलेबल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 12 सितंबर को। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा ही 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सितंबर माह के दूसरे शनिवार को, यानी कि सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, जो कि था 12 सितंबर को। अच्छा, ये दिवस मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है सितंबर माह के दूसरे शनिवार को। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 12 सितंबर को और क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन। तो ये भी आप याद रखेंगे। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 5 सितंबर को मनाया गया है नेशनल टीचर्स डे, जबकि इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और क्या मनाया गया है, इंटरनेशनल चैरिटी डे, ये भी मनाया गया है 5 सितंबर को ही। 8 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड लिटरेसी डे, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस। और 10 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा ओमान की खाड़ी में जोलग्राफ 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये एक्सरसाइज ये किया जा रहा है ईरान के द्वारा। और कहाँ किया जा रहा है? ओमान सागर में, जिसका नाम है जुल्फागर 99, या इसे आप कह सकते हैं जुल्फिकार 99 एक्सरसाइज। ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो आप मैप में देख सकते हैं ईरान की लोकेशन। ईरान की कैपिटल है तेहरान, और अभी हाल ही में ईरान के नए कमांडर बनाए गए हैं। इनका नाम है इस्माइल कानी। देखिए, ईरान के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सी, ये है रेड सी यानी कि लाल सागर, ये है भूमध्य सागर, और ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। एक और चीज़ आप क्या याद रख सकते हैं, तो देखिए जो ईरान है और ओमान है, ईरान और ओमान दोनों के ही बीच में एक जल संधि है जिसका नाम क्या है, हरमुज जल संधि, जो कि ईरान और ओमान को अलग करता है। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ को परचेस नहीं किया है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 800 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं, और ये पूरी पीडीएफ हिंदी लैंग्वेज में है, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं तेलंगाना के, और ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जिनकी नियुक्ति अब तेलंगाना के नए चुनाव आयुक्त के रूप में कर दी गई है। नाम है सी पार्थ सारथी। तो आप मैप में देख सकते हैं तेलंगाना की लोकेशन। इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद, और जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल तो ये है तमिलिसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। यहाँ से लोकसभा सीटें ये आती हैं कुल 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। जो तेलंगाना है इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये भी हाल ही में शामिल की गई हैं प्रीति सूदन। देखिए, जो प्रीति सूदन है ये पूर्व भारतीय स्वास्थ्य सचिव भी रह चुकी हैं, और अब हाल ही में इन्हें WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल कर लिया गया है। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसलिए 7 अप्रैल को हम मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में। हेडक्वार्टर तो ये स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं टेड्रोस अदानोम। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में WHO के द्वारा 2 कंट्रीज़ हैं, एक है श्रीलंका, दूसरी है मालदीव, और इन्हीं 2 कंट्रीज़ को अभी हाल ही में WHO ने चेचक और खसरा मुक्त डिक्लेयर किया है।
और भारतीय मूल के मतलब कि भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्हें WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अब यदि हम बाकी के भारतीयों को डिस्कस करें तो हाल ही में जो सीमा वर्मा है ये भी भारतीय मूल की हैं, जिन्हें भी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस कोरोना टास्क फोर्स में शामिल किया गया था। यदि हम बात करें प्रीति पटेल की तो ये भी हाल ही में ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री बनाई गई हैं, जबकि जो ऋषि सुनक है इसी ब्रिटेन कैबिनेट में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो देखिए इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत की पहली किसान रेल, तो ये कुछ समय पहले ही चलाई गई है, नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये भी हाल ही में शुरू की गई है आंध्र प्रदेश से। और ये जो दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक चलाई जाएगी और इसे ही अभी हाल ही में हरी झंडी दिखा दी गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अच्छा, इस किसान रेल का पर्पस क्या है? तो देखिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और जो किसान हैं उनकी आय को भी बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और क्यों? तो देखिए जो कृषि उपज होती है वो ट्रेन के माध्यम से जल्द ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाएगी और जल्दी पहुंचेगा तो सामान भी खराब नहीं होगा। इसी पर्पज से इसे लॉन्च किया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में 3 राजधानियों वाले प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। कुर्नूल जो होगी यहाँ की न्यायिक यानी कि जुडिशियल कैपिटल, दूसरी कैपिटल होगी अमरावती जो होगी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायी राजधानी, तीसरी होगी विशाखापट्टनम और जो विशाखापट्टनम है ये आंध्र प्रदेश की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होगी। तो ये 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के ही अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है जिसके मुख्य न्यायाधीश है JK माहेश्वरी। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया गया था जिसे टॉप किया था आंध्र प्रदेश ने ही। साथ ही जो आंध्र प्रदेश है ये फलों के उत्पादन में भी नंबर 1 राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में नवंबर 2020 में SCO के शासनाध्यक्षों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। और कब करेगा? ये 29 से 30 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा दिल्ली में। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली के बारे में। दिल्ली ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे और इसी यमुना नदी पर भारत का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनाया गया है जिसका उद्घाटन 2018 में यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा किया गया था। ये तो है मुख्यमंत्री। यहाँ के LG तो ये हैं अनिल बैजल। कोरोना महामारी के बीच 5T प्लान, ऑपरेशन सील्ड, SS कोरोना, इन सभी की शुरुआत की गई थी दिल्ली गवर्नमेंट के ही द्वारा। अब यदि हम बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये स्थित है चाइना की कैपिटल बीजिंग में और इसके सेक्रेटरी जनरल तो ये है व्लादिमीर नोरोव। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 73वें सत्र की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसे होस्ट किया गया है थाईलैंड के द्वारा। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र की बात की जा रही है। तो देखिए WHO के बारे में तो हमने अभी डिस्कस कर लिया है, अब हम जान लेते हैं थाईलैंड के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं थाईलैंड की लोकेशन, इसकी कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बहत। अच्छा, भारत और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मैत्री। और देखिए ये जो सत्र रहा था 73वां सत्र, ये किस पर्पस से आयोजित किया गया था? तो कोरोना महामारी को लेकर के आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए इस पर बेस्ड दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र का ये 73वां समिट रहा था जिसे कि होस्ट किया गया था थाईलैंड के द्वारा। और भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया? तो भारत की तरफ से हिस्सा लिया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चांदनी चौक दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने वर्ल्ड के पहले फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है एप्पल के द्वारा। फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, वर्ल्ड का पहला तैरता हुआ रिटेल मोबाइल स्टोर, इसका उद्घाटन किया गया है एप्पल के द्वारा। और कहाँ किया गया है?
सिंगापुर के मैरीना सैंड्स पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे एप्पल के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1976 में। इसके फाउंडर है स्टीव जॉब्स और इसके सीईओ तो ये हैं टिम कुक और इसका हेडक्वार्टर स्थित है कैलिफोर्निया यूएसए में। अब हम जानेंगे सिंगापुर के बारे में, जहाँ पर इस फ्लोटिंग रिटेल मोबाइल स्टोर का उद्घाटन किया गया है। तो ये है सिंगापुर की लोकेशन। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर और अभी हाल ही में यहाँ के दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं ली सुन लुंग, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में सिंगापुर में विपक्ष के नेता कौन भारतीय बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं प्रीतम सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना यानी कि फेक न्यूज़ और अफवाह फैलने से लड़ने के लिए असोल चीनी या इसे आप कह सकते हैं रियल शुगर नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है बांग्लादेश के द्वारा। तो बांग्लादेश का जो आईटी विभाग है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और यहाँ का जो डिजिटल सिक्योरिटी एजेंसी है, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। किस लिए? तो फेक न्यूज़ और अफवाह फैलाने से बचने के लिए। तो आप मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश की लोकेशन। इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और जो शेख हसीना है इन्हें कुछ समय पहले ही अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के द्वारा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से ई वीज़ा की शुरुआत की गई थी। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो बांग्लादेश है इसने रोहिंग्या शरणार्थियों, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बता भी चुकी हूँ, तो रोहिंग्या शरणार्थियों को 4 द्वीप में ट्रांसफ़र करने का फैसला कर चुका है और ये जो 4 द्वीप है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, इसे मैंने यहाँ पर रिविज़न के लिए रखा है। तो देखिए, कुछ समय पहले न्यूज़ आ रही थी कि एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बनने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके पहले ही जो हिमाचल प्रदेश है इसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी, जिसके साथ ये लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीटें आती हैं 4, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 3। आप लोगों ने मनाली का नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस या हिल स्टेशन है। इसी मनाली पर पिछले ही साल भारत का पहला स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 9000 फीट। अब देखिए, यहाँ पास भारत के पहले राज्य की बात की जा रही है, तो आप सभी ऑप्शन को फिर से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि जो मध्य प्रदेश है ये एनआरए स्कोर के तहत नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो हिमाचल प्रदेश है ये 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला राज्य बना। जो उत्तर प्रदेश है ये कोविड टेस्टिंग के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। और उत्तर प्रदेश से आप ये भी याद रख सकते हैं, जो मथुरा है, मथुरा में ही भारत का पहला हाथी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। अब देखिए, वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हम लोगों ने एशिया की इम्पॉर्टेंट नदियों को कवर कर लिया है, यूरोप की इम्पॉर्टेंट रिवर को कवर कर लिया है। अब आज बारी है अफ्रीका महाद्वीप की। आज हम अफ्रीका महाद्वीप में बहने वाली सभी इम्पॉर्टेंट रिवर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हम नील नदी से। तो देखिए, जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है लगभग 6690 किलोमीटर। और इस नदी की बेसिक हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को बताई थी। आप मैप में देख सकते हैं, ये है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील। ध्यान दीजिए, मैंने कहा है वाइट नील यानी कि श्वेत नील। और इथियोपिया के जो ताना झील है, इथियोपिया में है ताना झील, यहाँ से निकलती है ब्लू नील। ये हो गई वाइट नील, ये है ब्लू नील। और जब वाइट नील और ब्लू नील ये जो सूडान वाला एरिया है, यहाँ पर आकर जब ये दोनों मिलती हैं तब कहलाती है नील नदी। और ये आगे जाकर के मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। तो ये है इसकी बेसिक हिस्ट्री, जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये तो बात हुई नील नदी की।
अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो इसके भी बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों ने अपवाह क्षेत्र के बारे में ज़रूर सुना होगा, यानी कि ड्रेनेज एरिया के बारे में। अब ड्रेनेज एरिया ये क्या होता है, तो देखिए अलग अलग डायरेक्शन से, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन से जब छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, तो ये जो छोटी छोटी धाराएं एरिया कवर करे हुए हैं, यही एरिया कहलाता है अपवाह क्षेत्र, यानी कि ड्रेनेज एरिया। अब देखिए नील नदी के ड्रेनेज एरिया यानी कि अपवाह क्षेत्र से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि नील नदी का जो अपवाह क्षेत्र है ये किन किन देशों से लगता है। तो देखिए लगते तो कई देशों से हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रवांडा, युगांडा, केन्या, सूडान, मिस्र और इथियोपिया, ये कुल 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिसके अंतर्गत नील नदी का अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया लगता है। अब देखिए इसे आप मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये वाइट नील निकली विक्टोरिया लेक से, आगे जाकर के ब्लू नील के साथ मिल रही है, फिर ये दोनों रिवर आगे जाकर के नील नदी कहलाती हैं, और लास्ट में भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सागर में जाकर के मिल जाती हैं। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है जायरे रिवर, या इसे आप कह सकते हैं कांगो रिवर। ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी रिवर है, और इस रिवर की क्या खासियत है, तो ये भूमध्य रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है कांगो रिवर, ये है विषुवत रेखा। ये रिवर कुछ ऐसे जा रही है और फिर से रिटर्न आ जाती है। इस प्रकार ये भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है। जैसे कि जब मैंने आप लोगों को एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बताया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है माहे रिवर। जो माहे रिवर है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और विषुवत रेखा को 2 बार कौन काट रही है, कांगो रिवर, या इसे आप कह सकते हैं जायरे रिवर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है लिम्पोपो रिवर, और जो लिम्पोपो रिवर है ये साउथ अफ्रीका की बॉर्डर से निकलती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है साउथ अफ्रीका की बॉर्डर, यहाँ से ये निकल रही है और कहाँ जाकर के मिल जा रही है, हिंद महासागर में। अब इसकी क्या खासियत है, तो देखिए ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर माहे रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है। विषुवत रेखा को 2 बार काट रही है जायरे या कांगो रिवर, और अब मकर रेखा को 2 बार काट रही है लिम्पोपो रिवर। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है नाइजर रिवर। आप देख सकते हैं जो नाइजर रिवर है ये कहाँ से निकल रही है, पश्चिमी अफ्रीका से, और कहाँ आकर के मिल जा रही है, गल्फ ऑफ गिनी में। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जाम्बेजी रिवर। अब जाम्बेजी रिवर, इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं ये है, और इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। और आप लोगों ने करीबा बांध के बारे में ज़रूर सुना होगा। करीबा बांध जो कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जल विद्युत का उत्पादन करता है, ये भी स्थित है इसी जाम्बेजी नदी पर। और आप देख पा रहे हैं ये जो जाम्बेजी रिवर है ये निकल रही है पश्चिमी जाम्बिया से, और कहाँ आकर के मिल जा रही है, हिंद महासागर में, यानी कि इंडियन ओशन में। तो दोस्तों ये थे अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिवर, जिसका कल हम रिवीजन भी कर लेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था इटली में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर, तो ये बनाई गई हैं डॉक्टर नीना मल्होत्रा। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है आज का, तो एक लाइक कीजिएगा और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।